नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं बिहार की उस राजनीति की जिस राजनीति को साधने के लिए बीजेपी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बिहार अगर साध नहीं पाए तो फिर 2024 मुश्किल है साधना, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में अगर एक अलग बयार बही तो फिर उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। ये बीजेपी लगातार महसूस भी कर रही है। इसलिए बिहार बीजेपी के प्रायोरिटी पर यूपी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको पता है यूपी का एक सेटल मिजाज हमेशा रहा है, लेकिन बदलाव का जब कभी भी बयार बहा है तो वो बिहार से ही बहा है और उसका असर पूरे देश पर पड़ा है। ये इस देश का इतिहास इसका साक्षी है। इसलिए बिहार को मोदी अभी भी अछूता छोड़ना नहीं चाहते हैं, या फिर नीतीश और लालू को स्पेस देना नहीं चाहते हैं कि जिसके सहारे वो बिहार की उस बयार को देश तक पहुंचा दें। इसलिए एक तरफ लालू को सीबीआई और ईडी के सहारे लगातार घेराबंदी की कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश को एक अलग तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है। उनके मतदाताओं में कभी कभी ये कन्फ्यूजन खड़े करके घेरने की कोशिश होती है कि नीतीश कभी भी पाला बदल सकते हैं। कभी नीतीश से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर वो कन्फ्यूजन इंडियन टीम में भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि इन पर भरोसा मत कीजिए, ये भरोसे के लायक नहीं है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं सिर्फ इसलिए कि बिहार साधे हुए देश का साधना मोदी के लिए मुश्किल हो रहा है। कल अमित शाह आ रहे हैं और ऐसे जगह पर आ रहे हैं जहां आज तक कभी कमल नहीं खिला है। 2014 में संयोग से पहली बार उस इलाके में कमल फूल गया था, लेकिन उससे पहले और ना ही उसके बाद उस इलाके में कभी कमल खुला है। और कमल को लेकर जो अवधारणा है उस इलाके में, वो अवधारणा इतनी मजबूत है कि उसको तोड़ना आज के तारीख में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जो मिथिलांचल का इलाका है वो इलाका ब्राह्मणों के खिलाफ गोलबंदी का इलाका रहा है। चाहे वो कांग्रेस का दौर रहा तब, उस समय में भी समाजवादी जो लोग नेता उस दौर में भी हुए, वो भी उनका भी कर्मभूमि वही रहा। चाहे वो कर्पूरी ठाकुर रहे, जो भी समाजवादी, सूरत नारायण सिंह हो, मंगनीलाल मंडल के परिवार के धनिकलाल मंडल हो, ये सारे नेता, बीपी मंडल हो, सब लोग उधर ही इस तरीके के नैरेटिव के साथ खड़े हुए और समाज को उसी दिशा में ले गए। यादव के खिलाफ भी मूवमेंट में की शुरुआत उसी इलाके से हुई और आज भी नीतीश और लालू के अलावा वहाँ बीजेपी का प्रवेश अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए, उसको साधने के लिए अमित शाह कल आ रहे हैं। देखते रहिए कि कितना वो साधने में कामयाब हो पाते हैं। लेकिन वो तो एक फ्रंट है और वो एक ऐसा फ्रंट है जो साधना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि बिहार में धर्म के सहारे सियासत को साधने की कोशिश में आज तक, जब तक संघ कामयाब नहीं हुआ, पूरे देश में संघ अपने मिजाज में अपने तरीके से क्षेत्र का विस्तार कर दिया, लेकिन बिहार ही ऐसा एक इलाका है जहां आज भी संघ उस तरीके से मजबूती से खड़ा नहीं हो सका है। और वो मिथिलांचल का इलाका तो संघ का नामो निशान आज भी नहीं है, संघ वहां प्रवेश आज भी नहीं कर पाई है। इसलिए उस इलाके में दोहरी चुनौती है। इन सब चुनौतियों के बीच जिस रणनीति की चर्चा हम कल किए थे कि नीतीश प्रासंगिक है और नीतीश के प्रासंगिकता की वजह से मोदी और घबराए हुए हैं, आज हेमंत विश्व शर्मा आए हुए, उन्होंने नीतीश को लेकर कुछ बातें कही हैं और ठीक उसी अंदाज में बात कही है जिस अंदाज में कल प्रशांत किशोर ने बात रखी थी। तो जरा हेमंत विश्व शर्मा की वो बातें सुने जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश का तो कोई महत्व ही नहीं है टीम इंडिया में। अरे उनको लोग नोटिस ही लेना छोड़ दिया है, अब बैठक में उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। जरा पहले सुनिए क्या कह रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा। गारंटी से बोल सकता हूं कि बिहार का मुख्यमंत्री कभी भी इंडिया अलायंस का कन्वेनर भी नहीं बनेगा।
भारत का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री बनने का तो सवाल नहीं है, वो तो मोदी जी रिजर्व है, लेकिन पीएम का उम्मीदवार भी नहीं बन पाएगा, इतना वो गारंटेड है। भाजपा में जाने की संभावना नहीं। देखिए, वो तो था ही, लेकिन अभी वो तो संभावना मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन मुझे जरूर ये संभावना दिखाई देता है कि नीतीश जी विद इन द अलायंस एक आइसोलेटेड व्यक्ति बनकर रह जाएगा। ही विल बी टोटली आइसोलेटेड। अभी जो इंडिया अलायंस का मीटिंग हुआ, हर मीटिंग में ही नीतीश जी को सब लोग मिलकर किनारा किया, इतना तो खबर मेरा पास है। तो आपने सुना वो क्या कह रहे हैं, उस पर चर्चा हम करेंगे, उसका विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन जरा कल भी हम ये खबर चलाए थे, जरा प्रशांत किशोर ने ही कल जो बोला था वही बात को आज हेमंत बिश्व शर्मा ने बोला है। मतलब कहीं न कहीं चीज़ें एक फ्रीक्वेंसी पर चल रही हैं। तो जरा प्रशांत किशोर का वो भी बयान आप भी सुन ही लीजिए। जब नीतीश जी पहले मीटिंग से आप लोगों ने, बिहार के पत्रकारों ने, कुछ राजनीतिक नेताओं ने हल्ला शुरू किया कि नीतीश कुमार जी इसके संयोजक बनेंगे। मैं उस दिन से कह रहा हूं कि जो मेरी राजनीतिक समझ है, भाई आप कैसे किसी इस तरह के राष्ट्रीय प्रयास के संयोजक बन सकते हैं? आपका अपने दल की कोई ताकत नहीं है, आपके अपने विधायक मंत्री हैं नहीं, आपका अपना वोट है नहीं, आपकी अपनी कोई छवि है नहीं, क्यों कोई आपको संयोजक बना देगा? भाई उस इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरे नंबर पर तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है, जदयू की वहां पर क्या ताकत है? तो नीतीश कुमार इसके संयोजक बनेंगे, इंडिया के अलायंस में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है, या कुछ लोग यहाँ अपने अति उत्साह में इस तरह की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में नीतीश कुमार जी अगर रहें भी तो उनकी एक बहुत सीमित भूमिका है। आपने सुन लिया, ये संघ के काम करने की शैली है। जैसे पप्पू के सहारे राहुल गांधी के पूरे इमेज को संघ किस तरीके से प्रभावित किया, आज भी राहुल बड़ी मुश्किल से उस इमेज से बाहर निकल पाए। उसके लिए उनके कितने बड़े त्याग करनी पड़ी, कितना बड़ा यात्रा निकालनी पड़ी, उसके बाद वो अपने इमेज को बदल पाए हैं। अब उनको कोई नहीं कहता है कि ननिहाल चले जाते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। अब ये कहने से संघ भी बचता है और बीजेपी वाले भी बचते हैं। और पप्पू तो अब कहना सब हर कोई छोड़ दिया है। पप्पू तो अब चर्चा नहीं, मोदी कभी कभी इशारे में कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन संभल जाते हैं कि नहीं, अब वो स्थिति नहीं है। तो नीतीश को इस तरीके से ऐसा हवा बनाओ, पलटू राम पलटू राम पलटू राम पलटू राम पलटू राम पलटू राम। बताइए कि नीतीश कुमार पूरे राजनीतिक जीवन में या तो आरजेडी के साथ, भाई आरजेडी से तो वो आए ही, मतलब जिस स्कूल के वो छात्र रहे हैं उस स्कूल से ही वो निकलकर बीजेपी के साथ आए थे, बीजेपी के साथ सरकार में रहे और फिर उसी स्कूल में लौटे जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी। स्कूल कहाँ बदला हो? ऐसा तो नहीं है कि वो वहाँ से निकल कर वो किसी चौथे पार्टी के साथ उन्होंने सरकार बना ली, जो पार्टी जिस स्कूल से उनका कोई वास्ता नहीं रहा है। वो तो अपने ही स्कूल में लौटे 2 बार। लेकिन अगर इस तरीके की राजनीति, गठबंधन की राजनीति की बात करिए तो देश के इतिहास में देख लीजिए ना, जिस वक्त में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए थे, उस दौर को ही याद करिए कि जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार संघ और बीजेपी को किस तरीके से गाली देते थे, मतलब किस तरीके से उनकी आलोचना करते थे। राम मंदिर की यात्रा निकले तो किस अंदाज में जॉर्ज और नीतीश बोलते थे। ये अलग बात है कि लालू से विवाद हुआ तो फिर वो एनडीए में चले गए और वाजपेयी जैसे चेहरे ने उन्हें उन नैरेटिव को वापस ले लिया जिस नैरेटिव को संघ और उग्र बीजेपी के नेता बढ़ाना चाहते थे। उसमें उन्होंने थोड़ा लचीला रुख अख्तियार किया, तो ऐसे लोग वहाँ टिके। लेकिन स्कूल तो इनका आरजेडी ही रहा, मतलब समाजवादी ही रहा। तो ये लेकिन इमेज बना दिया गया कि ये पलटू राम है। आज हर किसी के गांव में चले जाइए, नीतीश कुमार को लेकर ये जुमला आम लोगों के बोल रहे, नहीं पलटू राम है, कब पलट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अगर हम बात करें नीतीश कुमार के, तो 84 में पहली बार ये विधानसभा चुनाव लड़े थे, 77 में ये हार गए थे, 84 में पहली बार विधायक बने थे। वो दौर ले लीजिए, उस दौर से लेके मतलब 77 के आंदोलन से लेके
आज 2023 तक, इतना लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है। इस सफ़र में जो इनका आइडियोलॉजी रहा है, क्या उस आइडियोलॉजी से कभी वो पलटी मारे हैं क्या? ये अलग बात है कि सरकार बनाने के लिए उन्होंने गठबंधन बदला, लेकिन क्या बीजेपी के साथ जब गठबंधन पर थे तो जो कम्युनलिज्म को लेकर इनका जो कमिटमेंट था, क्या उससे उन्होंने समझौता कभी किया क्या? और बीजेपी के रहते हुए, साथ रहते हुए बिहार में बीजेपी के कम्युनलिज्म के नैरेटिव को चलने दिया क्या? इसी तरीके से लालू के साथ सरकार में रहते हुए भी क्या यादववाद को उन्होंने चलने दिया क्या? यादव के उस आतंक को बढ़ने दिया क्या, जिस वजह से समाज में एक अलग तरीके की राजनीति शुरू हुई और उसका लाभ नीतीश को मिला? तो जिस नैरेटिव के सहारे नीतीश ने राजनीति की शुरुआत की, सत्ता के लिए भले ही गठबंधन बदला, लेकिन कभी उस नैरेटिव को उन्होंने नहीं, इसके साथ समझौता नहीं किया। नैरेटिव से साथ अगर समझौता किया रहता तब उन्हें पलटू राम कहा जा सकता था। लेकिन चलिए, संघ का यही तरीका है, इसी तरीके से नीतीश को पलटू राम कहते रहिए। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है कि नीतीश को जिस तरीके से घेराबंदी हो रही है और जिस अंदाज में घेराबंदी हो रही है और जिस स्तर पर घेराबंदी हो रहा है, देख रहे हैं ना, प्रशांत किशोर और कहाँ असम का मुख्यमंत्री, दोनों का ट्यूनिंग देखिए किस तरीके से मिला हुआ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है नीतीश है तो फिर बहुत कुछ है। और ये बहुत कुछ वाली जो बात है, यही बात मोदी और शाह को बेचैन किए हुए है। चलिए, इस खास कार्यक्रम सियासी संग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर किसी मुद्दों पर हमारी आपकी नियमित मुलाकात जारी रहेगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।